नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आनंद कुरैशी जी की कहानी जीने की राह। इधर बहुत दिन हुए अम्मी को मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता कभी पड़ोसी से बतियाते हुए अम्मी की हंसी अचानक सुनता हूँ और अचरज से उन्हें देखने लगता हूँ। तब मुझे देखते ही मानो ब्रेक लग जाता है। मुझे देखते ही वे बात का प्रसंग बदल लेती हैं। अम्मी के लिए यह सब कहना मेरे लिए किसी और को ठीक ना लगेगा, लेकिन मेरी यह मान्यता कोई एक दिन की तो नहीं। घर की दीवारें मुझे डसती सी लगती हैं। जी में कई बार आया कि दूर दूर बहुत दूर चला जाऊं जहां कोई बेरुखी ना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं। मेमू और टीटू भी तो मेरे साथ बंध गए हैं। जिद पर हुआ। अम्मा को हमेशा मैंने अम्मी के आगे सिर झुकाते देखा है। पढ़ाई पूरी किए हुए 1 साल बीत गया था। काम कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। भाई साहब को थानेदारी क्या मिल गई। वे तो अपने दलबल के साथ बाहर ही रहते हैं और महीने में 100 रुपये भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं। कभी कभी मेरे लिए लंबी चौड़ी हिदायतें लिखकर भेजते हैं। तब मेरा मुन्नू ऐसा, मेरा मुन्नू वैसा की तारीफें कर अम्मी घर पर सर उठा लेती हैं। अपने लाडले मन्नू की हिदायतें मुझे दिन भर सुनाती रहती हैं। उन्हें भाई साहब ने ससुराल के रिश्ते की लड़की को मेरे साथ बांध दिया। मेमू को पाकर इतना संतोष अवश्य हुआ कि मेरे दुखों में साथ देने वाला एक अच्छा दोस्त मुझे मिल गया। लेकिन केवल बातों से तो जिंदगी सबर नहीं की जाती। कई आवश्यकताओं के लिए मुझे और मेमू को सोचना समझना पड़ता है। अपने घर से वक्त ज़रूरत मेमू जब कभी जाती तो पैसे ले आती और मेरा काम चलता रहता। किंतु यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। ऐसी ओह में भी ही टीटू भी आ गया। खुश होना चाहिए था, लेकिन ढेरों उदासियों ने मुझे घेर लिया। अब यह भी मेरा ही कसूर हो। अम्मी आए दिन तंगी का रटा रटाया वाक्य सुनाती रहती है। अब्बा का बाबर होटल वाले के पास एक पान का डिब्बा था, जिसमें बस ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। इसमें और भैया के भेजे 100 रुपये से हम 5 प्राणियों की उदर पूर्ति होती थी। जिस वक्त बात के लिए मैं उत्तेजित हो गया था, वह मेरे दिमाग में वैसे एकदम ही नहीं आई थी। काफ़ी सोच विचार करके मैंने फैसला किया था कि टीटू का हकीका सादे ढंग से मामूली खर्च में कर दिया जाए। मेमू को मैंने यह कहा तो वह नाराज हो गई। गजब करते हैं आप तो। किसी से घर में कहीं इस तरह बच्चे का हकीका हुआ है किसी के घर में? घर में पहला मौका है, आखिर खर्च तो करना ही होगा। लेकिन खर्च करना जरूरी है क्या? मैंने तर्क दिया। अरे बड़े बूढ़े 100 रिवाज रख गए हैं, उन्हें तो मानना ही पड़ता है। नाते रिश्तेदार जिनके घर हम खाते आए हैं, उन्हें बुलाना भी तो हमारा फर्ज है। तुम क्या समझती हो ये आसान है? तो क्या हुआ, जल्दी क्या है? हकीका बाद में कर लेंगे। बच्चे के बाल बढ़ गए हैं। बहुत से लोग मन्नत रखकर बच्चों के बाल बढ़ाते हैं और बड़ी उम्र में हकीका करते हैं। जब आप कहीं काम पर लग जाएंगे तभी इस पर सोचेंगे। मुझे बात रुचिकर न लगी। उसी समय मैं चुप रहा, लेकिन एक दिन अब्बा को अपने विचार कह सुनाए। अब्बा ने हूबहू सारी बात ना जाने किस ढंग से अम्मा को कह दी, और फिर क्या था, तूफान मच गया घर में। अरे हम कोई भिखमंगे हैं क्या? किसी का दिया खाते हैं क्या? बड़ा आया खर्च कम करने वाला। कौन होता है तू फैसला करने वाला? जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। अम्मी पता नहीं क्या क्या बोलती गई और मैं घबराकर घर से बाहर चला आया। मैं समझ गया मेरे किसी भी विचार का घर में कोई महत्व नहीं। रात को घर देर से आया, सब सो चुके थे। केवल मेमू मेरी फटी कमीज को रफू कर रही थी। चुपचाप आकर कपड़े बदलने लगी। मेमू ने थाली रख दी और कहा, घर में अब्बा जी का खत आया है, तुम्हें याद लिखा है। मैं खाता रहा। कुछ कागज़ भी भेजे हैं जिस पर आपके दस्तखत कर वापस भेजने के लिए कहा है। ठीक है, मैं कल डाक से भेज दूंगा। थाली में साग खत्म हो गया था। मैंने पूछा, साग है क्या? उसने कहा, साग पूरा हो गया, अचार दूं क्या? लाओ, पर तुम क्या खाओगी? मैं अचार के साथ खा लूँगी। अचार के साथ मैंने बाकी रोटी पूरी की। खाकर बिस्तर पर आ लेटा और मेमू को चुपचाप देखता रहा। अचार के साथ एक एक कौर निकलती मेमू के चेहरे पर संतोष व्याप्त था। इस घर में आकर उसने पूरी तरह अपने को बदल दिया है। उस घर में जो छूट गया उसका तनिक भी आभास मेमू को देखकर ना लगता था। घर को स्वर्ग बना देने वाली औरत की सार्थकता मेमू जैसी लड़कियां ही करती हैं। लेकिन मैंने क्या दिया इसे? अभावों का लंबा सिलसिला मेरे साथ है, ना जाने कब तक चलता रहेगा।
मेमू के बिस्तर पर आ लेटने तक मैं पूर्णतया उसके प्रति भावुक हो गया था और भीतर कहीं एक व्यापक आर्द्रता ठेठ गले तक आकर अटक गई। आंखें भी तरल हो गई थी, जी हुमकने लगा था। मेमू, हाँ, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। स्वरों के भीगेपन से वह चौंकी और अपनी हथेली मेरे चेहरे पर रखी। यह क्या, आप रोते हैं? बांध टूट गया और आंसुओं की लड़ियां सारे चेहरे पर बिखर गई। मेमू बेतहाशा मुझसे लिपट गई। आपको मेरी सौगंध, देखिए, खुदा के वास्ते जी छोटा मत कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। अब्बा जी ने लिखा है कि वे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और मैं उसकी बातों में बेसुध सा लेटा रहा। कब नींद आई, कब सुबह हुई, पता ही ना चला। इसके ठीक 1 माह बाद अचानक हॉर्न की आवाज़ पर अम्मी ने खिड़की खोलकर बाहर सिर निकाला। वे कुछ न समझी, फिर भीतर जाना ही चाहती थी कि तभी फिर से पौ पौ की आवाज़ सुनकर बोली, किसे चाहते हो भैया? अब्दुल रसीद मियाँ पान वालों का घर यही है ना? मैंने किसी तरह हंसी दबाकर ऑटो रिक्शा में मुंह छिपा लिया। मेमू भी टीटू को छाती से दबाए बड़ी मुश्किल से हंसी रोक रही थी। क्या? तमक कर अम्मी ने कहा। कदाचित पहचानो, स्वर का बोध उन्हें हो गया था। वे तेजी से बाहर आई, हमारी ओर देखा और भचक्की रह गई। यह क्या? अरे बहू, अचानक तुम लोग वापस कैसे? मेमू बाहर निकली, मैं बैठा रहा। अरे बात क्या है, बाहर तो आ। मेमू ने उस तरफ इशारा किया जहाँ ऑटो रिक्शा पर लिखा था, बड़ौदा बैंक की सहायता से। यह हमारा है अम्मी, मैंने बाहर निकलते हुए कहा। अम्मी के लिए अचंबा ही था। मैं खामोशी से कभी ऑटो रिक्शा की और कभी हमें देखती रही। अम्मी, काम कोई बुरा नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए कब तक रह सकता था। आजकल रोजगार के लिए बैंकों की मदद मिलती है। मेमू के अब्बा ने कोशिश की, हमें यह सहारा मिल गया। इस जगह ऑटो रिक्शा नहीं है, घर चलाने को पैसा मिल ही जाएगा। अम्मी के चेहरे पर कई भाव आए गए। वे अब भी एकटक रिक्शा की ओर देख रही थी। उनकी आंखों में वर्षों बाद एक तरलता उभर आई थी, जिसमें ममत्व प्रचुर मात्रा में लिप्त था। बागे जन्नत का एक खुशबूदार हवा का झोंका उनकी बूढ़ी लटों से खेल रहा था। मेमू की गोद से उतरकर टीटू उनके कुर्ते को खींच रहा था। उन्होंने हुमक कर टीटू को उठा लिया और रिक्शा की ड्राइवर सीट पर उसे बिठाकर खुद हॉर्न बजाने लगी। आसपास के घरों के बालक जुटाए थे और औरतें, कोई चबूतरे पर, कोई खिड़की पर और कोई दरवाजे पर खड़ी उनकी इस हरकत को देख रही थी।